गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से जो हम देखने वाले हैं वो टॉप एमसीक्यू साइंस के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, जिसका पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट वाले पार्ट को नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट को विजिट करते हुए पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट हूबहू छपने वाले अंदाज में मिलेंगे आपको। वैसे प्रश्नों को चुनिंदा करके यहाँ पे लगाया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। याद रखेंगे किसकी संख्या समान होती है, तो याद रखेंगे हमेशा और हमेशा अणु की संख्या समान होती है। किसकी? अणु की संख्या समान होती है। ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो याद रखेंगे अणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन लिया है हमने लिया है गैस से। क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। बी केयरफुल सर, यहाँ पे गैस से संबंधित नहीं है, ठीक। तो बॉयल का नियम जो है बिल्कुल गैस से संबंधित है। बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ये भी संबंधित है। गैलुसाक का नियम, ये भी संबंधित है। लेकिन बात करेंगे फैराडे का नियम, तो ये गैस से संबंधित नहीं है। ये नियम तो है लेकिन गैस से संबंधित नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया था, कौन संबंधित नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है सर, कि मीथेन के अणु में होते हैं। मीथेन के अणु में क्या होते हैं सर? द्विसंयोजन बंधन, त्रिसंयोजन बंधन, एकल सहसंयोजन बंधन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल है। मीथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन के कितने अणु है, तो कार्बन के सिंगल अणु है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका? एकल सहसंयोजन बंधन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है, ठीक है, जो कि संतृप्त से आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन किया गया है कि एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारे घरों में फ्यूज वायर होती है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि जब अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह होता है तो इस कंडीशन में जो परिपथ है उसको ब्रेक कर दे, ताकि हमारी जो क्षति है वो क्षति न हो पाए। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। जैसे ही आपका विद्युत परिपथ आपका टूट जाएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी और हाई वोल्टेज से आपके घरों में कोई क्षति नहीं हो पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोटल 50 MCQ हैं। इसी तरह के रोजाना वीडियो को पाने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करें और मॉर्निंग में 11 बजे मैथ और रीजनिंग की क्लास को देखना ना भूलें, जो बिल्कुल BSSC के पैटर्न पे आधारित रहेगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपने अगर ऑप्शन सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है कि जिलेट के द्वारा सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है, टिश्यू का कौन सा एग्जाम्पल है। तो जानते हैं कि ब्रेन जो है वो टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, ब्लड आपका टिश्यू का एग्जाम्पल है। खैर आगे देख लेते हैं। आपका लीवर भी नहीं है और पेनक्रियाज यानी अमाशय, यहाँ पे हमने लगा कि अग्नाशय है, अमाशय भी आपका टिश्यू का ये एग्जाम्पल नहीं है। बात करें कौन इसका है, तो ब्लड एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 जो दिए गए हैं, इसमें कितने आप सही कर पा रहे हैं एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, तो हम जानते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर, अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का खोज किसने के द्वारा किया गया, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपकी चाहत होगी सर कि इसमें जीके का भी क्वेश्चन ऐड किया जाएगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय देना न भूलें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे एवं पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं वे खाना बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सर फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है उसका राइट आंसर, यानी प्रकाश संश्लेषण इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से क्या निकलता है, तो सर ऑक्सीजन निकलता है। और पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, तो वो एक प्रकार का अपशिष्ट होता है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है?
कुल मिलाकर के बोला गया कि जीव द्रव्य का निर्माण किससे होता है। तो याद रखिएगा, जीव द्रव्य का निर्माण जो होता है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग से होता है जीव द्रव्य का निर्माण। जीव द्रव्य का निर्माण किससे होता है? तो याद रखेंगे कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग से होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का खोज किसके द्वारा किया गया? पुरकिंजे के द्वारा खोज किया गया था। ये बातें भी जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे ये हैदराबाद है। कहाँ पे है? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो याद रखेंगे हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग काउंट करते रहिएगा और कितने आप लोगों ने सही कर पाया ये आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। करे डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो डेंड्रोलॉजी में देखिए एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ी दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हमारा जो उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि उस डेंड्रोलॉजी में वृक्ष का और झाड़ी दोनों का अध्ययन किया जाता है। जल्दी में गड़बड़ ना करें कि वृक्ष का अध्ययन किया जाता है, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों का नाम मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया देखते हैं। क्वेश्चन में 12 में दिया गया है संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, संसार में पौधे के वितरण का जो अध्ययन किया जाता है वो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधे का जो वितरण का अध्ययन होता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे वन लीनियर क्वेश्चन है, याद रखेंगे, जो कि MCQ के फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया गया है और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार के ही। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सी फसल है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल, यानी किस फसल में दिए गए विकल्प में से किस फसल में नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा फली है, फली में क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है। ठीक है। अच्छा, फली के कहाँ पे पाया जाता है? तो फली के गांठ में पाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो नाइट्रोजन फिक्सीकरण होता है उसमें लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ही देख रहे हैं। खैर कोई नहीं, 3 ऑप्शन में ही आंसर है। तो सभी लोग जानते हैं जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, सभी लोग जानते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन जो करता है सेम उसी पैटर्न पे ये ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। किसका करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है सर? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने हेतु मुक्त जीवाणु कौन सा है? यानी धान का जब पैदावार बढ़ाना होगा तो मृदा में जो मुक्त रूप से जीवाणु पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनाबीना। क्या नाम है? एनाबीना एक प्रकार का जीवाणु है जो धान की पैदावार को बढ़ाने में सक्रिय होता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन जो है वो खाद्य परीक्षण में किस प्रकार मदद करता है? तो याद रखिएगा, ये जीवाणुओं को नहीं मारता है बल्कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट है, दर है, उसको कम कर देता है। किसको कम कर देता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जीवाणु को मारता नहीं है बल्कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विघट नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? यानी कि उसके अलावा ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं उसमें अगर रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी कर लेगा, अभिक्रिया कर सकता है। तो इसलिए हमेशा उसे शीशा के, और शीशा में क्या लिखा गया है? पीबी लिखा गया उसके संकेत को, यानी पीबी में यानी शीशे वाले पात्र में जो रेडियोधर्मी वस्तु है उसको रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? हमारे नाभिक में अल्फा और बीटा गामा जो होते हैं उसमें से क्वेश्चन दिया गया कि एक बीटा कण में उत्सर्जन से
परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो सभी लोगों को पता होगा कि जब बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि कर देता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, बीटा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक अल्फा कण, उस समय हम जो लोग देखे थे वो बीटा कण था, अभी जो है वो अल्फा कण है, कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। उस समय हमने देखा था बीटा कण, अभी जो है अल्फा कण है। तो याद रखेंगे जब अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि कर देगा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर देगा, जबकि परमाणु द्रव्यमान में ये 4 की कमी कर देगा। क्या कर देगा, तो अल्फा कण जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक में वो 2 का कमी करा देता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान में वो 4 का कमी करा देता है। यानी राइट आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको मेरिट बनाने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा डी ब्रोगली के द्वारा इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज की गई थी। अच्छा, अगर आप इसका पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार चेक कर ले। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, तो सर तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। यानी राइट आंसर, अगर आपने ए को टिक आउट किया है तो बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप काउंट करते रहें कि आपके कितने सही हो पाए हैं आज। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम में ही होते हैं, लेकिन पोलोनियम में क्वेश्चन दिया गया है कि समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। यानी राइट आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, और यूरेनियम से ही चट्टानों की आयु भी ज्ञात किया जाता है। जबकि कार्बन डेटिंग की 14वीं पद्धति से आपको जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। और जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी जो कहलाता है वो आपको जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है, जिसमें कार्बन डेटिंग की 14वीं पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम की प्रयोग करते हैं। किसका, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में थक्के को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम 24 का। आर्सेनिक 74 एक प्रकार का ब्रेन ट्यूमर में जाता है। ये आयोडीन 131 ये कैंसर में ही जाता है, और कोबाल्ट 60 इसका भी प्रयोग कैंसर में भी किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है रक्त के थक्का का पता लगाने में, तो याद रखेंगे सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, तो विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। वे क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का पहले तो त्याग होता है, दूसरा ऑक्सीजन गेन करता है, और थर्ड पॉइंट क्या करता है कि विद्युत धनात्मक समूह में अनुपात में ये वृद्धि करा देता है। यानी राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर हमने यहाँ से क्वेश्चन लिया अवकरण में, चूँकि अभी ऑक्सीकरण देखे थे तो अभी हम अवकरण देख रहे हैं, ठीक, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि अवकरण में एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो जैसे ऑक्सीकरण में हमने देखा था जस्ट उसका इन्वर्स जो हो जाएगा वो अवकरण में हो जाएगा। तो अवकरण में क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन का संयोग होता है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीकरण में होती है। और विद्युत ऋणात्मकता समूह में
ऋणात्मक समूह में अनुपात में वृद्धि होती है, ये बात भी आपका ऑक्सीकरण में होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इसका जस्ट इनवर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को वो ये क्या करेगा, गेन करेगा। अवकरण में और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक। और ऑक्सीजन का संयोग नहीं करेगा बल्कि ये वियोग करेगा, उसको त्याग देगा, ठीक है। तो आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि वायु से हल्की गैस कौन सी है, कौन सी वो गैस है जो वायु से भी हल्की होती है। तो जल्दी से आंसर करें। अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट किया है तो बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। अमोनिया जो होती है वो वायु से भी हल्की होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि वास्तविक गैस किस परिस्थिति में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। जो वास्तविक गैस है वो किस कंडीशन में आदर्श गैस के भांति व्यवहार करती है। तो याद रखिएगा, आदर्श गैस के भांति व्यवहार तभी कर सकती है जब उसका दाब जो है निम्न होना चाहिए और ताप जो होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या होना चाहिए कि दाब तो निम्न होना चाहिए और तापमान उसका उच्च होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे, जो कि चुनिंदे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और सुबह में 11 बजे मैथ और रीजनिंग क्लास का वेट करना ना भूलिएगा, आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी अकॉर्डिंग टू पैटर्न के अनुसार एकदम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू जो है कमरे के सभी भागों में फैल जाता है, इसका मेन रीज़न क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि स्प्रे जो होता है या फिर कोई खुशबू जो होती है इसी वजह से वो फैलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, विस्तरण होता है। क्या होता है, विस्तरण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप तो एक बार ज़रूर लाइक बटन को हिट कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, इसका अणु भार क्या होगा। देखिए नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को आपको करके जाना है बिहार एसएससी वाले एग्जाम में कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा घनत्व का 2 गुना कर दीजिएगा तो आपका अणु भार निकल के आ जाएगा। यानी अणु भार बराबर जो होता है वो 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। तो 14 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 28 हो जाएगा। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन कितना होता है। तो सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है वो 71% होता है, हीलियम जो होता है वो 26.5% होता है और अन्य तत्व जो होते हैं वो 2.5% होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर 71% हो जाएगा। कल वाले क्वेश्चन में हमने जो पूछा था उसका क्वेश्चन नंबर का आंसर था। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन पोषक है। यानी दहन में कौन सा वो जी चीज़ है इस चारों ऑप्शन में से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 और ऑक्सीजन में से, जो हमेशा नेसेसरी होना चाहिए। तो दहन सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। ऑक्सीजन के बिना दहन जो है वो संभव नहीं है, अर्थात आपका जो आंसर जाएगा वो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता, इसका मेन कारण क्या है। जब पेट्रोल जलने लगता है तो उस पर पानी फेंका जाता है तो वो बुझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी का जो घनत्व होता है वो पेट्रोल के घनत्व से कम होता है और जब घनत्व कम हो जाएगा तो पेट्रोल के ऊपरी तली पे तैरते रहेगी और वाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है कि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरते रहता है और इसी के कारण वो बुझा नहीं पाता है। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम। पूछा गया है कि कौन जो है इसमें ईंधन तत्व नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं यूरेनियम का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में, थोरियम का भी प्रयोग करते हैं, रेडियम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हीलियम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यानी राइट आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है।
सभी लोग जानते हैं कि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, जबकि फाइकोलॉजी में किसका, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही माइकोलॉजी रहता है तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाता है, तो याद रखेंगे कवक का अध्ययन हो जाता है। किसका हो जाता है, तो याद रखेंगे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो ई टांसले ने दिया। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि इकोलॉजी शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया, ई टांसले के द्वारा दिया गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि प्रोटीन निर्माण सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण जो है सक्रिय स्थल है, कहाँ पे प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो याद रखेंगे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोसोम। देखिए अगर ये 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रही है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें जीके भी इंक्लूड किया जाए, बिल्कुल पैटर्न पे सेट किया जाए, तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए सर रेडी हैं। एक बार आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग जो है केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में सर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लवक जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और जो वेहिकल्स होते हैं यानी रिक्तिकाएँ होती हैं, ये भी पादप कोशिकाएं में पाई जाती है, न कि जंतु कोशिकाएं में पाई जाती है। यानी अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट किया है तो आपने कोई गलती नहीं किया। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा कि कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं ये तीनों कहाँ पाई जाती है, ये तीनों पादप कोशिका के अंतर्गत आते हैं, न कि जंतु कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप टिक आउट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे अल्टमैन के द्वारा इसका खोज किया गया था, और एस बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया था। किसके द्वारा, एस बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया था। एस बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया था, जबकि अल्टमैन के द्वारा इसका खोज किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल के भी नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए लवक दो प्रकार के जनरली होते हैं, एक जो होता है लवक वर्णीय लवक होता है, और एक जो होता है वो अवर्णीय लवक होता है। जो वर्णीय लवक होता है वो रंगीन होता है, यानी पादप के फूल में, फल में, तना में और ये पत्ती में, ये सभी भागों में वर्णीय लवक पाए जाते हैं। लेकिन बात करें अवर्णीय लवक जो कि यहाँ पे पूछा गया है, तो ये रंगहीन होता है। और जानते हैं तना रंग में होता है, पत्तियों में भी रंग होता है और फूलों में भी रंग होता है। तो अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका कोई कलर नहीं होता है, यानी कलर लेस्ड होता है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, आंसर अगर आपने ए को टिक आउट किया है तो बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूल और बीज को देखिएगा हमेशा मतलब एक अच्छा रंग मिलता है, उसको किससे मिलता है, तो ये मिलता है क्रोमोप्लास्ट से। किससे मिलता है, क्रोमोप्लास्ट से फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग मिलते हैं। किससे, क्रोमोप्लास्ट से। यानी आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या होता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोटीन कारखाना राइबोसोम कहा जाता है, ये बातें आप अवश्य ध्यान रखेंगे, आगे हमने डिस्कस कर भी दिया इसके बारे में। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाता है। देखिए एक विकल्प नीचे हो गया है, ठीक ना, वो टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे वह कहलाती है सर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। यानी कोशिका का मेन पार्ट किससे मिलके बना है। तो सभी लोग जानते हैं कि कोशिका का मेन पार्ट जो है वो जल से मिलके बना है। यानी आंसर क्या जाएंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे कि कोशिका का 80। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका में कितना प्रतिशत जल होता है। तो आप याद रखेंगे 80% जो होता है वो जल होता है। कितना होता है, 80% आपका जल होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह स्टेटमेंट किसका है। बायोलॉजी की एक वैज्ञानिक है, उसका नाम बताना है कि जीवन का भौतिक आधार जो होता है वो क्या होता है, जीव द्रव्य। और ये स्टेटमेंट जो है वो आप सभी लोग जानते होंगे, ये हक्सले का स्टेटमेंट। किसका है, हक्सले का। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए के हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसको पहली बार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। जो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल है उसको वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। याद रखेंगे आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो न्यूक्लियस की जो खोज है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, नाभिक की खोज ब्राउन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की सबसे पहले खोज किया गया था। यानी आंसर क्या जाएंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। आप लोग काउंट करते रहिएगा कितने आप लोगों ने सही किया है, ठीक ना। और लास्ट में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो अभी हमने देखा कि केंद्रक के द्वारा ये नियंत्रित होती है। और केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था केंद्रक की खोज। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार ज़रूर लाइक करें और कम से कम 5 मित्रों के पास इसे शेयर अवश्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है, अंततः द्रव्य जालिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो जो अंततः द्रव्य जालिका है उसका खोज जो है वो पोर्टर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पोर्टर के द्वारा किया गया था। अंततः द्रव्य जालिका की खोज पोर्टर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पोर्टर के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो सभी लोग जानते हैं नॉल और रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। अगर आपने ए को सही किया है तो बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। नॉल और रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है, यानी अब्सेंस रहता है। वास्तविक जो न्यूक्लियस होते हैं किसमें अब्सेंस रहता है। तो याद रखेंगे ये जीवाणुओं में उपस्थित नहीं रहता है, यानी अब्सेंस रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और बिहार एसएससी के लिए स्पेशल मैथ और रीजनिंग की क्लास प्रत्येक दिन 11 बजे आप देखना न भूलिएगा हमारे चैनल पे। तो इसलिए जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे आप सेट कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचता रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस न कर पाएँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।